साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से पहले टेस्ट को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आपके इतिहास, कला एवं संस्कृत से संबंधित प्रश्नों को संकलित किया गया है। इसके पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो बी ए स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? बी ए स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और इन्होंने जो है युद्ध और विजय की नीति अपनाई और अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। इनकी इसी नीति के कारण इतिहासकार बी ए स्मिथ ने इन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वराहमिहिर द्वारा लिखी गई है? तो पंच सिद्धांतिका लिखी गई। देखिए, वराहमिहिर जो है ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से, जो उनके दरबार में नवरत्न थे, उन नवरत्नों में से एक थे। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी। कौन सी? पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातक। नाम नाम याद रखिएगा, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातक। आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटक राज्य के संरक्षण बनाए गए थे? तो देखिए, अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य जो है किस वाकाटक राज्य के राजा के संरक्षण बनवाए गए थे? तो ये राजा कौन थे? ये थे हरिसेन। वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षण में बनवाए गए थे। ठीक है, ये सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। जो वाकाटक शासक थे ये सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। आगे चलते हैं। अगला है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों पर। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक व्यवस्थित करना है। तो यहां पर आप देखें तो ये भुक्ति, ग्राम, विषय, विधि, इनको छोटे से बड़े क्रम में लेके चलते हैं। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? ग्राम होगा, तो 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर इसके बाद आपका विधि आएगा तो 4 हो जाएगा। विधि के बाद विषय आएगा, विषय के बाद सबसे बड़ा भुक्ति हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ग्राम के ऊपर जो है आपका विधि है। विधि क्या होता है? ये सब डिस्ट्रिक्ट होता है। जबकि आपका विषय जो है ये डिस्ट्रिक्ट जिला होता था। ठीक है, जिला हो गया। और आपका भुक्ति जो है, भुक्ति, ये प्रोविंस अर्थात प्रांत होते थे। ठीक है, ये क्या थे? प्रांत होते थे। तो सबसे छोटा ग्राम, उससे बड़ा विधि, उससे बड़ा विषय और उससे बड़ा भुक्ति हो गया। तो आपका 2431 ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री हैं? बीज गणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री कौन है? तो ये हैं आपके आर्यभट्ट प्रथम। ठीक है, इन्होंने आर्यभट्टीय एवं आर्यभट्टीय सिद्धांत नामक 2 खगोल शास्त्री ग्रंथ लिखे हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? गंधार, कंबोज, पांचाल, कौशांबी में से कौन 16 महाजनपदों में शामिल नहीं है? तो जो कौशांबी है, कौशांबी ये राजधानी है। वत्स जो महाजनपद है उसकी राजधानी है। ठीक है, ये 16 महाजनपदों में नहीं गिना जाता है। तो यहां पर डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं। महाजनपद में अधिकारी और उनके संबद्ध कार्य क्या थे, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो यहां पर आप देखें, व्यवहारिक व्यवहारिक जो है ये न्याय से संबंधित है। व्यवहारिक जो है न्याय से संबंधित थे, अर्थात 2 से मिला दीजिए। वार्थक ये क्या थे? ये आपके सामान्य मामलों को देखते थे। ये सामान्य मामले इनके पास होते थे, तो यहां पर 1 से मिला दीजिए। गणक गणक क्या होते थे? गणक मुख्य लेखाकार होते थे। क्या होते थे? मुख्य लेखाकार, 4 से मिला दीजिए। भाग दुघ ये भाग का संग्रह करने वाले थे। भाग का संग्रह करने वाले, 3 से मिला दीजिए। तो 2143 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यादा के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे कृष्ण देव राय। ठीक है, अमुक्त माल्यादा विजयनगर राजवंश के कृष्णदेव राय द्वारा रचित तेलुगु में एक महाकाव्य कविता है। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये चोल साम्राज्य से। किस साम्राज्य से? चोल साम्राज्य से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है? तो इन चारों में से कृतियों में से हर्षचरित, पार्वती परिणय, मयूर शतक, वाक्यपदीय में से वाणभट्ट के द्वारा कौन सी रचना की गई है? तो हर्षचरित जो है ये वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नहीं, 4 है, इसमें से बताना है कौन कौन से लिखी गई। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए हर्षचरित और पार्वती परिणय ये दोनों रचनाएं जो हैं ये किसकी हैं? ये वाणभट्ट की हैं, वाणभट्ट की हैं या बाणभट्ट की। तो यहाँ पर 1 और 2 तो डी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि मयूर शतक जो है ये मयूर के द्वारा लिखी गई है और वाक्यपदी जो है ये भर्ती भृति हरि के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में? तो देखिए पहला, अजमेर में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का श्रेय उन्हें दिया जाता है। अजमेर में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का श्रेय जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। तो यहां पर देखिए इसके देखिए ये जो आपका कुवत उल इस्लाम मस्जिद है ये कहां पर है? ये अजमेर में नहीं है, ये दिल्ली में है। कहां पर है? ये अजमेर में नहीं है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में है। और कुतुब मीनार जो कि सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाना इन्होंने प्रारंभ किया था, जिसका निर्माण जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। तो यहां पर जो अजमेर वाला है ये अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है, इसलिए ये गलत हो गया। बी, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करा, सही है। इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। हसन निजामी और फकरुद्दीन उसके शासन काल में आश्रय प्राप्त लेखक थे, ये भी सही है। हसन निजामी और फकरुद्दीन। अगला है एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो देखिए पहला, यह कृषि पर कर लगाने की प्रथा थी। एकता प्रणाली जो है ये कृषि पर कर लगाने की एक क्या थी? प्रथा थी, सही है। इसमें वंशानुगत के प्रावधान थे, नहीं, यह प्रणाली वंशानुगत नहीं थी। यहां पे बी सही नहीं है। इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र से राजस्व का अनुदान दिया जाता था, ये सही है। उसने इसने सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता की, सही है। देखिए इल्तुतमिश ने जो है ये एकता प्रणाली प्रारंभ की थी। उसने उसने जो है दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली प्रारंभ की, जो कर कृषि की एक प्रथा थी, जो एग्रीकल्चर टैक्स था उसकी एक प्रथा थी। एकता प्रणाली के अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र से राजस्व का अनुदान दिया जाता था, हालांकि एकता प्रणाली वंशानुगत नहीं थी। अगला है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक जो है ये खज्री खान था, खज्री खान। सैयद राजवंश की स्थापना खज्री खान के द्वारा की गई थी, जो मुल्तान का गवर्नर और भारत में तैमूर का नवाब था। आगे बढ़ते हैं। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। पहला, वह नक्शबंदिया बाबर जो है नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अरहार के अनुयायी था। वह नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के अनुयायी थे, ये सही है। दूसरा, चंदेरी का युद्ध 1527 में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध देखिए, यहाँ चंदेरी का युद्ध जो 1527 नहीं 1528 है। खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका दो के दोनों कथन सही है। ऐसे देखा जाए अगर सन के हिसाब से देखेंगे तो पहला सही दूसरा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है? देखिए, हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद एवं ईशा खान मस्जिद का निर्माण कराया, ये गलत है। ये कथन जो है ये गलत है। देखिए, हुमायूं ने जो है दिल्ली में एक नया शहर बसाया जिसका नाम उसने दीन पनाह रखा, तथा दिल्ली में जमाली मस्जिद एवं ईशा खान दिल्ली में जमाली मस्जिद और ईशा खान की मस्जिद का निर्माण करा। तो लाहौर में नहीं बनवाया था, ध्यान रखिएगा। हुमायूं ने जो है दिल्ली में एक नया शहर बसाया जिसका नाम दीन पनाह रखा तथा दिल्ली में ही जमाली मस्जिद और ईशा खान की मस्जिद का निर्माण करा, ना कि लाहौर में। इसलिए पहला वाला जो है ए ऑप्शन वो गलत है। बी, शेरशाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया जो पाकिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, सही है। शेरशाह सूरी के समय मौजा प्रशासन का निम्नतम स्तर था, ये भी सही है। मौजा जो है वो प्रशासन का निम्नतम स्तर था। डी, हुमायूं का मकबरा 1570 ईस्वी में बनवाया गया था और 1993 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, ये कथन भी सही है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार ए वाला आपका गलत है, बाकी सब सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। थॉमस रो उनके दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे, ये कथन आपका गलत है। देखिए, रॉल्फ फिच पहला अंग्रेज व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में आया था, ना कि
थॉमस रो। पहला कथन आपका गलत हो गया। ठीक है, देखिए अगला जो है दूसरा कथन, उनका अंतिम अभियान 1601 ईस्वी में गोलकुंडा के विरुद्ध था। अकबर का जो अंतिम अभियान था वो 1601 ईस्वी में गोलकुंडा के विरुद्ध था। ये कथन भी आपका गलत है, क्योंकि अकबर का अंतिम अभियान 1601 ईस्वी में तो था, परंतु अशीरगढ़ खानदेश के विरुद्ध था। अशीरगढ़ अर्थात खानदेश के विरुद्ध था। तो दो का दोनों कथन यहाँ पे गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां हैं, इन्हें हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए वकिया नवीश, वकिया नवीश क्या होते हैं, वकिया नवीश जो है समाचार विवरण करने वाला, समाचार विवरण करने वाला, अर्थात आपका वकिया नवीश कुछ चार से मिला देंगे। ठीक है, वहीं पे दूसरा जो है दरोगा, दरोगा ए डाक, दरोगा ए डाक क्या, संचार माध्यम, दरोगा डाक संचार माध्यम, तो चार के बाद आपका दो आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला जो है मुकद्दम, मुकद्दम क्या है, ग्राम का मुखिया, मुकद्दम ग्राम का मुखिया, तो चार दो एक हो जाएगा। और फिर मुतशदी, मुतशदी ये क्या हो जाएगा, बंदरगाह के गवर्नर, अर्थात तीन हो जाएगा। तो 4213, 4213, तो देखिए 4213 कहां पे है, बी ऑप्शन में, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के भू राजस्व प्रशासन के बारे में सही नहीं है। तो चार कथन है, अकबर ने दहशाला भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, यह कथन सही है। चाचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, नहीं, जो चाचर भूमि थी इसमें 3 या 4 वर्ष में एक बार खेती की जाती थी। चाचर भूमि पर 3 या 4 वर्ष में एक बार खेती होती थी, जबकि जो पोलच भूमि थी, पोलच भूमि, पोलच, इसमें प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी। तो यहां पर आपका बी वाला कथन जो है वो गलत है। ठीक है, अकबर ने किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, सही है। बटाई या गल्ला बख्शी भू राजस्व के मूल्यांकन प्रणालियों में से एक थी, ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए गोविंद देव मंदिर, गोविंद देव मंदिर ये नासिक में नहीं है। ठीक है, ये आपका वृंदावन में है। गोविंद देव मंदिर कहां पे है, ये वृंदावन में है, ना कि नासिक में। तो ए वाला सही नहीं है। ठीक है, इसका निर्माण 1590 में, 1590 ईस्वी में आमेर के राजा मान सिंह ने, आमेर के राजा मान सिंह ने जो है करवाया था। ठीक है, और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1570 ईस्वी में इसे लूट लिया गया, और अब केवल 3 मंजिला इमारत शेष बची है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, सही है। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में है। पंचमहल फतेहपुर सिकरी में है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद जो है वो किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने। ध्यान रखिएगा कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खाना ने। आगे चलते हैं, अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कथन कौन सा है। 96 नंबर क्वेश्चन में आपका। तो देखिए इसमें पहला कथन कथन जो है आपका, पहला कथन यह है कि डोमिंगो पेश एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। यह कथन सही है। यह 1520 के आसपास जो है विजयनगर साम्राज्य का दौरा करता है। ठीक है, दूसरा, फ्रेंकोइस बर्नियर ने मुगल शहरों को कैंप टाउन के रूप में वर्णित किया, यह कथन भी आपका सही है। ठीक है, फ्रेंकोइस बर्नियर जो है इनके द्वारा मिस्र और भारत का दौरा किया गया था, जहां उसने मुगल काल के दौरान औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। ठीक है, इसने जो है औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। तो यहां पर दो के दोनों कथन क्या है, सही है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, सूफीवाद में शुहर का अर्थ क्या होता है। सूफीवाद में शुहर, शुहर का अर्थ होता है सहिष्णुता का पालन करना, सहिष्णुता का पालन करना, डी ऑप्शन हो जाएगा। भय का प्रतीक, भय का प्रतीक क्या होता है, खौफ। गरीबी, फक्र, गरीबी, फक्र। ठीक है, फक्र का अर्थ होता है गरीबी, और भय का प्रतीक जो हो गया आपका वो है आपका भय, खौफ। और मोक्ष प्राप्त के लिए समर्पण, ये रिजा, मोक्ष प्राप्त के लिए समर्पण के लिए एक शब्द क्या होता है, रिजा होता है। ठीक है, और मुरीद अनुयायी होते हैं। जिक्र, भगवान के नाम का पाठ होता है। जुलाद, जुलाद, जुलाद दयालुता होती है। ठीक है, शूहर सहिष्णुता का पालन होता है, और जबकि शुकर, शुकर लिखा होगा तो क्या होगा, दायित्व स्वीकार करना, दायित्व स्वीकार करना। आगे चलते हैं, मराठा जो है स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में आरोही क्रम में कौन सा निम्नलिखित में से सही क्रम है। आरोही मतलब बड़े से छोटे के क्रम में। तो अब देखिए यहां पर कौन सा सही है। तो सबसे छोटा आपका क्या है, मौजा, मौजा से बड़ा परगना, परगना से बड़ा तरफ,
आपका तरफ, उसके बाद आपका प्रांत आता है। ठीक है, तो मौजा आपका गांव होता था, मौजा गांव, परगना मतलब उपजिला, फिर उसके बाद तरफ मतलब जिला, और फिर प्रांत मतलब प्रांत, आपका प्रदेश हो गया। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मोदी लीप का उपयोग निम्नलिखित के दस्तावेजों में किया गया था। मोदी लीप का उपयोग निम्नलिखित के दस्तावेजों में किया गया था। किसके दस्तावेजों में? तो मराठाओं के दस्तावेजों में। देखिए, मोदी या मोडी कहते हैं, मोदी या मोडी कहते हैं। लीप को मुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। मोडी शब्द मराठी क्रिया मोदने तोड़ने से बना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या विद्वान दर्शन का जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आप देखें, शंकराचार्य का संबंध अद्वैत से है, रामानुज का विशिष्ट अद्वैतवाद से है, विशिष्ट अद्वैतवाद, निम्बार्क का द्वैताद्वैत से है, निम्बार्क का द्वैत से है, परंतु वल्लभाचार का संबंध जो है वो द्वैत से नहीं है। वल्लभाचार का संबंध जो है वो शुद्धाद्वैत से है। किससे है? शुद्धाद्वैत से है या शुद्ध अद्वैतवाद से है। तो यहां पर द्वैत से नहीं है, तो डी वाला यहां पर जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना। देखिए, पहला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की हार के साथ समाप्त होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो अंग्रेजों की हार के साथ समाप्त होता है। तो ये कथन जो है आपका सही नहीं है। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये आपका 1767 से लेकर के 69 तक चलता है। यह युद्ध बिना किसी निष्कर्ष के 1.5 वर्ष तक चलता है और मद्रास की संधि के साथ समाप्त होता है। दूसरा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित किया था। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के मध्य में होता है। ठीक है, तो इसमें जो है मैसूर की हार होती है हैदर अली की, सही है। तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था, ये गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है ये आपका 1790-92 में होता है। वर्ष 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नेतृत्व संभाला और एक बड़ी सेना के मुखिया के रूप में अंबूर और बेंगलोर में कब्जा कर लिया। तो यहां पर जो नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड मिंटो नहीं बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो यहां पर आपका सी वाला गलत है। डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में आर्थर बेलेजली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम में टीपू सुल्तान को पराजित किया, सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 युद्ध है, पिंडारी युद्ध है, आरकोट का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो देखिए, इसमें क्रम से लगाना है। तो पहले देख लेते हैं पिंडारी युद्ध कब होता है। पिंडारी युद्ध जो है आपका 1817 से 1818 में होता है। ठीक है, वहीं आरकोट का युद्ध जो है ये 1751 में, आरकोट का 1751 में होता है। 31 अगस्त 1751 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने कर्नाटक के अर्काट में के नवाब चंदा साहिब की राजधानी अर्काट पर कब्जा कर लिया। प्लासी का युद्ध ये 1757 में होता है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है आपका ये 1740 से 48 के मध्य में होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रेंच युद्ध का विस्तार था जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध का परिणाम था। तो यहां पर ये 1740 से 48, तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध आएगा। सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध आएगा। ठीक है, तो आपका 4 होगा। फिर आपका आरकोट का युद्ध आएगा। आरकोट का युद्ध 1751। फिर इसके बाद जो है आरकोट के बाद 1757 का प्लासी का युद्ध आएगा। 2 के बाद 3, फिर आपका सबसे लास्ट में पिंडारी युद्ध आएगा 1817-18 में। 1817-18 में, तो 4231 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, सिख आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है 4 कथनों में से? तो देखिए, पहला, गुरु नानक ने चक रामदास की आधारशिला रखी जिसे अब अमृतसर कहा गया। नहीं, इन्होंने नहीं रखा था। ठीक है, देखिए, गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक थे जिनका जन्म लाहौर के पास तलवंडी में लेखाकार के एक सम्मानित परिवार में हुआ था और इन्होंने लंगर की अवधारणा पेश की थी। ठीक है, लंगर की अवधारणा इन्होंने पेश की थी। इन्होंने चक रामदास की आधारशिला नहीं रखी थी, तो ध्यान रखिएगा।
और अगला जो है, एक सेकेंड, यहां ध्यान रखिएगा, जो ये चक रामदास है इसकी आधारशिला किसने रखी थी? गुरु रामदास ने रखी थी। ठीक है, गुरु रामदास ने चक रामदास या रामदासपुर की आधारशिला रखी, जिसे वर्तमान में अमृतसर के नाम जानते हैं। दूसरा, गुरु अंगद ने लंगर की अवधारणा पेश की थी? नहीं, ये गुरु नानक ने पेश की थी, ये भी गलत है। गुरु अर्जुन देव ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि को मानकीकृत और लोकप्रिय बनाया। गुरु अर्जुन देव ने, देखिए, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया और इसे श्री हरिमिंदर साहिब में स्थापित किया। ठीक है, तो इस प्रकार से गुरु अर्जुन देव ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि को मानकीकृत और लोकप्रिय बनाया, ये इनका काम नहीं था। ठीक है, ये भी गलत है। डी, गुरु हरगोविंद ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी, ये कथन आपका सही है, डी वाला। आगे चलते हैं। शिवाजी के शासनकाल में शरे नौबत क्या था? शिवाजी के शासनकाल में शरे नौबत ये सेनापति या सैन्य कमांडर था, सैन्य कमांडर। ठीक है, और महालेखाकार कौन होता था? अमात्य मजूमदार। और आपका पेशवा जो होते थे ये आपके प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, ये प्रधानमंत्री थे। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया? बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया था? किसने किया था? ये किया था अली वर्दी खान ने, अली वर्दी खान ने। देखिए, मुर्शीद कुली खां वर्ष 1700 में बंगाल के दीवान बने और वर्ष 1727 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। इसके बाद इनके दामाद सुजाउद्दीन इसके उत्तराधिकारी नियुक्त हुए और 1739 तक शासन किया। उसके बाद देखिए, सरफराज खान जो मुर्शीद कुली खान का एक अयोग्य पुत्र था वो शासक बनता है। फिर अली वर्दी खान ने सरफराज खान को मार दिया और 1756 में तक बंगाल पर शासन किया अली वर्दी खान ने, और उसने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया। आगे चलते हैं, तो यहां पर देखिए सबसे पहले कौन आता है? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के बाद जो है सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद जो है सरफराज खान, सरफराज खान आते हैं। सरफराज खान के बाद जो है अली वर्दी खान, अली वर्दी खान ने सरफराज खान को मार दिया था। फिर अली वर्दी खान के बाद, अली वर्दी खान के बाद उसका पोता सिराजुद्दौला ये जो है बंगाल का नवाब बनता है। ध्यान रखिए, सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, फिर आपका सुजाउद्दीन आता है, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान, सरफराज खान के बाद अली वर्दी खान, अली वर्दी के बाद सिराजुद्दौला। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है जो उत्तरकालीन मुगल शासकों के दौरान अस्तित्व में आया? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है जो उत्तरकालीन मुगल शासकों के दौर में या दौरान अस्तित्व में आया था? तो देखिए, चार में से हैदराबाद, अवध, बंगाल, मैसूर। मैसूर था। ठीक है, ये आपका मैसूर था। ये उत्तराधिकार के रूप में नहीं आता है। ठीक है, बल्कि ये किस रूप में आता है? स्वतंत्र राज्य के रूप में आता है। ये राज्य स्वतंत्र राज्य क्या थे? ये राज्य मुख्य रूप से प्रांतों पर मुगल नियंत्रण की अस्थिरता का अस्तित्व में आए थे, जैसे कि मैसूर और राजपूत राज्य। उत्तराधिकारी राज्य कौन से राज्य थे? वह मुगल प्रांत जो साम्राज्य से अलग होकर राज्यों में बदल गए, जैसे अवध है, बंगाल है, हैदराबाद। ठीक है, ये उत्तराधिकारी राज्य थे। जबकि नवीन राज्य ये मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा स्थापित किए गए, जैसे कि मराठा है, सिख है, जाट है, ये नवीन राज्य थे। अगला है अहमदनगर। अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अहमदनगर सल्तनत की स्थापना जो है मलिक अहमद शाह बाहरी के द्वारा, मलिक अहमद शाह बाहरी के द्वारा की गई थी। ठीक है, जिन्होंने 1490 में बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अहमदनगर सल्तनत की जो स्थापना किए थे मलिक अहमद शाह बाहरी ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से नागालपुरम का संस्थापक कौन था? तो नागालपुरम का संस्थापक जो है कृष्णदेव राय प्रथम, कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय का संबंध जो है विजयनगर साम्राज्य के तुलुब वंश से था। किस वंश से? तुलुब वंश से था। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम नामक एक टाउनशिप, उपनगरीय टाउनशिप की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, नागालपुरम के संस्थापक कौन थे? कृष्णदेव राय। आगे चलते हैं। गोलकुंडा सल्तनत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो गोलकुंडा पर जो है कुतुब शाही राजवंश का यहां पर शासन था। देखिए, गोलकुंडा सल्तनत पर 1518 से लेकर के 1687 तक कुतुब शाही राजवंश का शासन था। इनकी प्रारंभिक राजधानी गोलकुंडा और उसके पश्चात हैदराबाद हो जाती है 1591 में, 1591 में।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है बहमनी बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? दो कथन यहां पर दिए गए हैं। दो कथन, पहला है अलाउद्दीन बहमन शाह ने प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप अपनाया। ये सही है। अलाउद्दीन बहमन शाह ने प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप अपनाया। ये कथन आपका सही है। दूसरा, दौलताबाद के निकट दौलताबाद के निकट फिरोज शाह बहमनी द्वारा एक वेधशाला बनवाई गई। ये भी कथन आपका सही है। दो के दोनों कथन यहां पर क्या है? सही है। ध्यान रखिए, फिर से सुन लीजिए बहमनी साम्राज्य के बारे में। अलाउद्दीन बहमन शाह जो है ने प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप अपनाया। दूसरा, दौलताबाद के निकट फिरोज शाह बहमनी द्वारा एक वेधशाला बनवाई गई थी। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2023 में प्रथम उपविजेता रहा? तो कौन सा देश रहा है? तो देखिए, इसमें बेल्जियम, जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके भारत के ओडिशा में आयोजित हॉकी विश्व कप 2023 जीता। तो किसने जीता? जर्मनी ने। और सेकंड नंबर पे कौन रहा है? बेल्जियम रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पुरुष हॉकी विश्व कप में पाकिस्तान अभी तक सबसे सफल देश है, जिसने 4 खिताब 1971 में, 1978 में, फिर 82 में, फिर 94 में जीता है। ठीक है, जबकि नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने जो है 3-3 बार विश्व कप जीते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? ये शिलोंग में। कहां पर? शिलोंग में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये हैं आपके कोलकाता के 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी कौस्तव चटर्जी। और कौस्तव पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि ओवरऑल 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदक विजेताओं पर विचार कीजिए जिनको पुरस्कार दिया गया है। मुलायम सिंह यादव, श्री श्रीनिवास वर्धन, श्री जाकिर हुसैन। उपरोक्त में से किसे पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है? तो देखिए, 2023 के जो पद्म विभूषण थे, उसमें उसमें कितने लोग शामिल थे? 6 लोग। 6 लोग शामिल थे। तो ये 6 लोग कौन कौन से? इसमें मुलायम सिंह यादव थे, श्रीनिवास वर्धन थे, श्री जाकिर हुसैन थे। इसके अतिरिक्त श्री MS कृष्णा, श्री बालकृष्ण दोषी और श्री दिलीप महालनोबिश। ये 6 लोग जो है इसमें शामिल थे। 1 2 3, यहाँ पे 3 के तीनों शामिल हैं। ठीक है, जिसमें से बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत, श्री दिलीप महानवोश को मरणोपरांत और मुलायम सिंह यादव को भी मरणोपरांत। तो 6 में से 3 को जीवित रहते हुए और 3 को मरणोपरांत दिया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो यह संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? यह किया गया है आपका केरल में। ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुर जिले में किया गया है। ठीक है, यह राज्य सरकार के तहत केंद्रीय अभिलेखागार के रूप में कार्य करता है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया है? तो कहां पर? बनारस में। ठीक है, बनारस में। निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है केरल को। ठीक है, निम्नलिखित में किस स्थान पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। ठीक है, ये 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य में किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन प्रारंभ होगा? तो यह हुगली नदी के नीचे। ठीक है, और ये मेट्रो लाइन जो होगी, ये कोलकाता होते हुए सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। आगे चलते हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शियोम ब्रिज का निर्माण किया गया है। कहां पर किया गया है? तो शियोम ब्रिज का निर्माण जो है आपका कहां पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। आगे चलते हैं। अगला है तमु लोसर द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। किसके द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये नेपाली त्योहार है। तमु लोसर जो है ये एक नेपाली त्योहार है। तमु लोसर, जिसे तमु लोसर भी कहा जाता है, ये भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों में गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख नेपाली बौद्ध त्योहार है। ठीक है, यह गुरुंग नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है, कौन सा है? ये जो है भारतीय जिला कोल्लम। कौन सा है? कोल्लम जिला। कहाँ का है? केरल का कोल्लम जिला। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा पूर्ण क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, कहां पर किया गया है? तो राउरकेला में। कहां पर? राउरकेला। देखिए, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को आधिकारिक तौर पर विश्व के सबसे बड़े क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता दी गई है। यह भारत के राउरकेला में स्थित है। कहां पर? भारत के राउरकेला में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। और राउरकेला कहां पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो उड़ीसा में ये स्टेडियम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी किसे घोषित किया गया है? विशाखापत्तनम को। ठीक है, अपने थ्री कैपिटल प्लान के भाग के रूप में दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश ने विशाखापत्तनम को अपनी नवीन राजधानी घोषित किया है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? किसने स्वीकार किया है? तो क्रोशिया ने। ठीक है, क्रोशिया ने स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2023 को। अगला है, हाल ही में मिसाइल पृथ्वी 2 खबरों में थी। जो पृथ्वी मिसाइल है कैसी है? तो यह जो है आपकी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रदान किया गया? तो ये जो प्रदान किया गया किसको? उत्तराखंड को किया गया था। ठीक है, अब चूंकि जब पीसीएस का परीक्षा होगी तब तक ये झांकियां वगैरह निकल जाएंगी, तो ये आपका अपडेट आपका आ जाएगा 2024 का। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाटू नाटू गीत का गीतकार है जिसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है चंद्र बोस। क्या नाम है? चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में निम्नलिखित में से कौन दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये हैं कौन? इनका नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल बन गए हैं। ठीक है, दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने बनाया था। तो ये भी थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो रिकी केज ने जीता है। ठीक है, उनके डिवाइन टाइडस एल्बम को वेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर काला घोड़ा कला महोत्सव से संबंधित है? तो ये कौन सा है? ये है आपका मुंबई। यहां पर होता है। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर जीता है? ये जीता है किसने? कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए, इसमें 55 अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का जो स्थान है 42वां है, 42 है। ठीक है, और अमेरिका शीर्ष पर है, और यूके दूसरे पे है, और फ्रांस तीसरे पे है। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? अजय बंगा को। किसको? अजय बंगा को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व अपने क्षेत्र से संबंधित नहीं है? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। तो देखिए, कनक रेले मोहिनी अट्टम से, जेसविन एल्ड्रिन ये लॉन्ग जंपर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ये भारतीय खेल निशानेबाजी में, रचिंद्र रचिंद्र रविंद्र ये शतरंज नहीं क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया के नहीं न्यूजीलैंड के क्रिकेटर नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन। विग्नेश एनआर खिलाड़ी क्या है? ये फुटबॉल के किसके हैं? ये एक सेकंड, नहीं, ये जो है विग्नेश एनआर जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं। भारत के शतरंज खिलाड़ी विग्नेश एनआर एनआर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा है? विक्ट्री सिटी उपन्यास जो है ये सलमान रुश्दी का 15वां उपन्यास है। सलमान रुश्दी का 15वां उपन्यास है। याया तुसो झील हाल ही में चर्चा में रहा। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है आपका कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये आपका लद्दाख में है। लद्दाख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से किस फिल्म ने वर्ष 2023 में बाफ्टा पुरस्कार जीता है? तो ये इसमें से देखिए, बाफ्टा पुरस्कार जो जीता है किसने? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जो है बाफ्टा पुरस्कार 2023 जीता है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार केट ब्लैंचेट ने, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर ने।
नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? नीति आयोग के नए सीईओ जो है बी.आर. सुब्रमण्यम है, बी.आर. सुब्रमण्यम है, ठीक है। जबकि सुमन बेरी जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 2023 में, वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी जीती गई? रणजी ट्रॉफी जो है ये किसने जीती? सौराष्ट्र ने। फरवरी 2023 में सौराष्ट्र ने जो है बंगाल को 9 विकेट से हरा करके जीता था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था? तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसका विषय क्या था? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। आगे बढ़ते हैं, अगला है, एक सेकंड, निम्नलिखित में से सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता जो है राजदूत, भारतीय राजदूत, यूएन में जो हमारी भारतीय राजदूत है रुचिरा कंबोज के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एन जोकोविच ने। किसने? एन जोको या नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। किसको हरा करके? स्टेफानोस सितसिपास को हरा करके जीता है, ठीक है। जबकि महिला वर्ग में जो है बेलारूस की आरेना शबालेंका ने जो है एलेना रैबाकिना को हरा करके जीता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो कहां पर पाए गए हैं? ये पाए गए हैं रियासी में। रियासी कहां? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार मिला है। यह दुर्लभ तत्व का 7वां सबसे बड़ा भंडार हो सकता है, जो विश्व के सभी भंडारों का लगभग 5.7% है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम है? अमृत उद्यान। क्या नाम रखा गया? अमृत उद्यान रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भारी भूकंप के दौरान तुर्की तथा सीरिया की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन क्या चलाया गया है? ऑपरेशन दोस्त। यहां पर ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से जो लोग निकाला गया था उसके लिए चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास लिखा गया? यह उपन्यास जो है मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। तर्कश अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया था? जो ये आपका तर्कश अभ्यास है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और अमेरिकी विशेष अभियान बल के मध्य में आयोजित किया गया था। अगला है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 का विषय निम्नलिखित में कौन सा था, जो कि 2 फरवरी को मनाया गया? तो ये था इसका वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।